नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल विवेक जीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं झारखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। टॉपिक है झारखंड के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ झारखंड, झारखंड के भौतिक प्रदेश। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें झारखंड से संबंधित सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। और इस टॉपिक को आप अगर समझ लें ढंग से तो झारखंड के भूगोल को आगे समझने में, चाहे वह झारखंड की मिट्टी हो, चाहे झारखंड की जलवायु का क्षेत्र हो, किसी भी टॉपिक को, झारखंड के खनिज संसाधन का क्षेत्र हो, किसी भी टॉपिक को आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दिएगा, इस टॉपिक को समझने के पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि भौतिक प्रदेश क्या होता है, भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि पृथ्वी के धरातलीय आकृति के अध्ययन को ही भौतिक प्रदेश कहते हैं। जैसे हम लोग उच्चावच के बारे में जानते हैं, रिलीफ। तो रिलीफ क्या होता है कि धरातल के ऊपर उठे हुए भूभाग और नीचे धंसे भूभाग, इनका अध्ययन ही रिलीफ कहलाता है। और जब इनको साइंटिफिक ढंग से अध्ययन करते हैं तो इसे उच्चावच के अध्ययन को हम भौतिक प्रदेश कहते हैं। किसी भी भौतिक प्रदेश के निर्धारण के लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, उसकी भूगर्भिक बनावट, दूसरा वहाँ का उच्चावच, और तीसरा वहाँ पर हुए भूगर्भिक हलचल। इन तीनों आधार पर किसी भी प्रदेश का भौतिक स्वरूप निर्धारित होता है और झारखंड का भौतिक स्वरूप भी इन्हीं आधार पर निर्धारित हुआ है। और झारखंड के भौतिक प्रदेश को हम लोग उच्चावच के आधार पर हम लोग 5 प्रमुख भागों में बांटते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे झारखंड के मैप के सहारे कि झारखंड का कौन कौन सा 5 फिजिकल डिवीजन है और उन फिजिकल डिवीजन के प्रमुख उच्चावच के रूप में कौन कौन से आकृतियों को जाना जाता है। तो आइए समझते हैं झारखंड के भौतिक प्रदेश। तो यहाँ पर यह पॉइंट है क्रमांक, दूसरा पॉइंट है भौतिक प्रदेश, तीसरा पॉइंट है उपभौतिक प्रदेश, उपभौतिक प्रदेश, और चौथा पॉइंट है प्रमुख उच्चावच, प्रमुख उच्चावच। इन 4 पॉइंट के आधार पर हम झारखंड के भौतिक प्रदेश को समझेंगे। अब पॉइंट महत्वपूर्ण है, पहला पॉइंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड का सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तब आप कहेंगे पाट प्रदेश, पाट प्रदेश। तो पहले हम समझते हैं कि पाट क्या होता है। तो पाट ये होता है सपाट चोटियों से युक्त पहाड़ी को पाट कहा जाता है। दक्षिण भारत में इसके लिए मेसा शब्द का प्रयोग किया जाता है, MESA, मेसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो भौतिक प्रदेश है झारखंड का सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश है, जो झारखंड के पश्चिम में एक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में यह फैला हुआ है। इस तरीके से एक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में यह भौतिक प्रदेश फैला हुआ है, जिसे कहते हैं पाट प्रदेश। इस पाट प्रदेश की औसत ऊंचाई है 800 से 1000 मीटर और इसका जो विस्तार है झारखंड में, यह मुख्य रूप से आप देख सकते हैं मैप में, दक्षिणी गढ़वा का क्षेत्र, पलामू का क्षेत्र, दक्षिणी पलामू का क्षेत्र है, लातेहार का क्षेत्र आता है इसके अंदर, इसके अलावा लोहरदगा का क्षेत्र आ रहा है, गुमला का क्षेत्र आ रहा है। तो ये प्रमुख है पाट प्रदेश, जो झारखंड का सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश है और त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। झारखंड में बॉक्साइट प्राप्ति का प्रमुख क्षेत्र है, लैटराइट मिट्टी का यह प्रमुख क्षेत्र है, और इस प्रदेश में प्रमुख पहाड़ियों के रूप में सानू और सारू पहाड़ियां। अब ध्यान दीजिएगा, इस पाट प्रदेश को हम पुनः 2 उपभौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। 2 भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो पहला है उसको हम लोग कहते हैं पलामू पाट, पलामू पाट, और दूसरा जो है इसको हम लोग कहते हैं गुमला लोहरदगा पाट। क्या नाम है? गुमला लोहरदगा पाट। और इसी क्षेत्र में, पलामू पाट के क्षेत्र में नेतरहाट की स्थिति है, जो झारखंड का एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन के रूप में है, दर्शनीय स्थल है। झारखंड का सबसे ठंडा प्लेस यहीं पाया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेतरहाट झारखंड के किस जिला में है, तो आप बताएंगे लातेहार। क्लियर है?
अब गुमला लोहरदगा पार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो खमार पार्ट और महुआ पार्ट, दो प्रमुख पार्ट आते हैं यहाँ, खमार पार्ट एवं महुआ पार्ट, ये दो प्रमुख पार्ट इसके हैं। इसके अलावा नरहाट में एक और पार्ट आता है, इसका नाम है जमीरा पार्ट, जमीरा पार्ट। क्लियर है? तो ये झारखंड का एक प्रमुख भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है पाट प्रदेश, जो झारखंड के पश्चिम में त्रिभुजाकार आकृति में है। औसत ऊंचाई जो इसकी है 800 से 1000 मीटर है। कितनी है? 800 से 1000 मीटर के क्षेत्र में इसकी ऊंचाई पाई जाती है। अब झारखंड का जो दूसरा जो फिजिकल डिवीजन है उसका नाम है मध्यवर्ती पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती पठारी प्रदेश। और ध्यान दीजिएगा यह झारखंड का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जिसको हम लोग दो प्रमुख भागों में बांटते हैं। एक है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, और दूसरा है रांची का पठार, रांची का पठार। और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है सो देखिएगा, मध्यवर्ती पठारी प्रदेश की स्थिति क्या है। पहले हम समझ लें कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है, जिसके अंतर्गत दो प्रमुख पठार आते हैं, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। अब देखिए कि इसकी स्थिति कहाँ पर है। इस तरीके से हम चलेंगे, पाट प्रदेश के पूर्व में इस तरीके से यहाँ पर यह है पाट प्रदेश, और यहाँ से यह शुरू हो रहा है और यह है, ये पूरा भाग जो है वह मध्यवर्ती पठारी प्रदेश का विस्तार है जो पाट प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित। कहाँ है? पाट प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में। उल्लेखनीय है कि इसी पठारी प्रदेश के बीच में एक अन्य पठारी प्रदेश है, एक अन्य फिजिकल डिवीजन है जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम इसको यहाँ पर मैप में शो कर रहे हैं। यह कौन सा भाग है? इसके उत्तर के भाग को हजारीबाग का पठार, यह दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र, दामोदर बराकर नदी घाटी का क्षेत्र, इसके उत्तर के भाग को हजारीबाग का पठार और दक्षिण के भाग को रांची का पठार कहते हैं। क्लियर है? तो पहला फिजिकल डिवीजन झारखंड का यह हो गया जिसका नाम है पाट प्रदेश, ये 1 नंबर। दूसरा जो फिजिकल डिवीजन है यह है मध्यवर्ती पठारी प्रदेश, जिसको दो भागों में बांटा गया है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। अब महत्वपूर्ण पॉइंट देखिएगा, हजारीबाग के पठार को भी दो प्रमुख उच्चावच के क्षेत्र में बांटा गया है। कौन कौन से दो प्रमुख उच्चावच के क्षेत्र हैं? तो पहला है ऊपरी हजारीबाग का पठार, ऊपरी हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, और दूसरा जो है इसको नाम दिया गया अंतर पठारी उच्च भूमि, उच्च भूमि। यह कहां पर है? तो यह जो भाग है, यह खाली स्पेस जो पाट प्रदेश और दामोदर बराकर नदी घाटी के बीच का क्षेत्र है, इसी को नाम दिया गया है अंतर पठारी कटक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड के कौन से दो प्रमुख क्षेत्र हैं जो हजारीबाग के पठार को और रांची के पठार को अलग करते हैं, तो आप बताएंगे दामोदर बराकर नदी घाटी का क्षेत्र और यह है अंतर पठारी कटक। इस कटक से एक ओर दामोदर नदी निकलती है और दूसरी ओर औरंगा नदी निकलती है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है। इसके बाद हम चलते हैं झारखंड का तीसरा प्रमुख उच्चावच का जो क्षेत्र भौतिक प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर रांची का पठार। रांची के पठार को हम लोग पुनः 4 भागों में बांटते हैं। ये 4 भाग कौन कौन से हैं तो आप देख लीजिए। पहला जो भाग है उसका नाम है उत्तरी एस्कार्पमेंट यानी उत्तरी कगार। दूसरा जो भाग है उसका नाम है दक्षिणी कगार। तीसरा जो भाग है उसका नाम है मध्यवर्ती रांची पठार, रांची पठार। और चौथा जो भाग है इसका नाम है मोरवा। इसकी स्थिति को मैप में अगर हम देखिएगा तो यहाँ पर हम इसको ले आते हैं। मान लीजिए कि यह रांची का पठारी क्षेत्र है, चौकोर आकृति के क्षेत्र में। इसके ये भाग जो है मध्यवर्ती रांची पठार का क्षेत्र है, जिस पर रांची शहर का अधिकांश भाग स्थित है। ठीक है। और उसके बाद इसका ऊपरी भाग जो है उत्तरी एस्कार्पमेंट के रूप में जाना जाता है। यह जो भाग है उत्तरी एस्कार्पमेंट के रूप में है, तीव्र ढलान का क्षेत्र है। क्लियर है। दक्षिणी भाग भी तीव्र ढलान का क्षेत्र है, इस तरीके से तीव्र ढलान का क्षेत्र है। और इसका जो पूर्वी भाग जो है, यह भाग जो है यह मंद मैदानी क्षेत्र है, जो आगे बढ़कर पंच परगना के क्षेत्र में मिल जाता है। धीमे ढाल वाला क्षेत्र है, अनगढ़ा और सिल्ली प्रखंड का क्षेत्र। तो इसको नाम दिया गया है मोरवा। ध्यान दिएगा, यह है उत्तरी कगार, यह भाग उत्तरी कगार।
यह है दक्षिणी कगार, यह है मध्यवर्ती रांची पठार और यह है मोरवा। ये 4 भाग इस तरीके से बांटा गया है रांची के पठार को। रांची के पठार में जो आकृति पाई जाती है टोंगरी, दोन और दोन बड़ा महत्वपूर्ण है। अचानक ऊपर उठे हुए भाग को हम लोग टोंगरी के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है झारखंड के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत, उस भौतिक प्रदेश का नाम है निम्न पठारी प्रदेश। निम्न पठारी प्रदेश। इस पठारी प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वह है 300 से 600 मीटर। और इस पठारी प्रदेश का विस्तार कहाँ है तो ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग पठार के उत्तर में जो छोटे छोटे पठार हैं और रांची के पठार के दक्षिण में जो छोटे छोटे पठार हैं उनको निम्न पठारी प्रदेश के अंतर्गत जाना जाता है। तो इस आधार पर इस पठारी प्रदेश को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? 2 भाग। कौन कौन? पहला है उत्तरी निम्न पठारी प्रदेश, निम्न पठारी प्रदेश, और दूसरा है दक्षिणी निम्न पठारी प्रदेश। क्लियर है? अब हम आ जा रहे हैं उत्तरी निम्न पठारी प्रदेश के अंदर कौन कौन से भूभाग आते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें 5 उच्च भूमि को शामिल किया जाता है, छोटे छोटे उच्च भूमि को शामिल किया जाता है। वे 5 उच्च भूमि कौन कौन है तो देखिएगा, सबसे पहले यह भाग जो है इसको नाम दिया गया गढ़वा उच्च भूमि का क्षेत्र। यह निम्न पठारी क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं। यह है गढ़वा उच्च भूमि का क्षेत्र, गढ़वा हाईलैंड उच्च भूमि का क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद इसके इधर हम आए गढ़वा उच्च भूमि के क्षेत्र में, तो देखिएगा मध्य से एक नदी बह रही है जिसका नाम है कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी। तो इस नदी के क्षेत्र के आधार पर इसको नाम दे दिया गया उत्तरी कोयल नदी बेसिन क्षेत्र। क्या नाम दे दिया गया? उत्तरी कोयल नदी बेसिन क्षेत्र, उत्तरी कोयल नदी क्षेत्र। क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा इस क्षेत्र में एक प्रमुख नदी बहती है जिसका नाम है पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी के द्वारा लाए गए निक्षेपण के द्वारा यहाँ पर एक मैदानी प्रदेश का नाम निर्माण हुआ है जिसका नाम है छतरपुर का मैदानी। क्या नाम है? छतरपुर का मैदान। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे कि छतरपुर का मैदान किस नदी की निक्षेपण क्रिया का परिणाम है, तो आप बताएंगे पुनपुन नदी। छतरपुर का मैदान। छतरपुर के मैदान के बाद इधर का भाग जो है इसको नाम दे दिया गया है चतरा उच्च भूमि, यानी चतरा का पठार। डी नंबर को कहेंगे चतरा का पठार, चतरा का पठार। और चतरा के पठार के पूर्व में जो है यह पठारी भाग है कोडरमा गिरिडीह का पठार। यह पूरा भाग जो है इसको नाम दे दिया गया है कोडरमा गिरिडीह का पठार, कोडरमा गिरिडीह का पठार। तो उत्तरी निम्न पठारी प्रदेश के अंदर यह 5 भाग हैं। कौन कौन है? पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे तो सबसे पहला है यह क्षेत्र जो है इसका नाम है गढ़वा उच्च भूमि। उसके बाद कोयल नदी का क्षेत्र, सी नंबर छतरपुर का मैदानी भाग, डी नंबर जो है इसका नाम है चतरा का पठारी प्रदेश और ई नंबर है कोडरमा गिरिडीह का पठार। क्लियर है? इसी तरीके से हम दक्षिण निम्न पठारी भाग को जब हम अध्ययन करेंगे इसको हम 10 छोटे छोटे उप डिवीजन में बांटते हैं। 10 कौन कौन है तो मैप में देखेंगे, यह है शंख नदी बेसिन का क्षेत्र, ए नंबर शंख नदी बेसिन का क्षेत्र, शंख नदी बह रही है तो उसके आधार पर यह शंख बेसिन का क्षेत्र हो गया। दूसरा भाग हो गया इसको नाम दिया गया कोयल नदी। यहाँ से कोयल नदी बह रही है, कौन सी कोयल? दक्षिणी। यहाँ पर उत्तरी कोयल है, यह दक्षिणी कोयल नदी का क्षेत्र है तो यहाँ नाम देंगे दक्षिणी कोयल बेसिन। तीसरा जो फिजिकल डिवीजन है झारखंड का दक्षिणी निम्न पठारी प्रदेश का, देखिएगा इसको हम लोग इस तरह 2 भागों में बांट दिए और इस भाग में एक महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र है जिसका नाम है पोरहाट की पहाड़ी, सी नंबर पोरहाट की पहाड़ी, पोरहाट की पहाड़ी। चौथा नंबर जो है इसका नाम है, यह भाग जो है डी नंबर पोरहाट की पहाड़ी के नीचे, इसका नाम है सारंडा उच्च भूमि। एक समय जानते होंगे यह काफी घने जंगल का क्षेत्र है और अभी भी
झारखंड के सबसे घने जंगलों का क्षेत्र है यह सारंडा। ठीक है, तो सारंडा उच्च भूमि। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम पुनः दो भागों में बांटेंगे। यह भाग जो है इसको दो भागों में बांटेंगे इस तरीके से। इसका आधा ऊपरी भाग जो है मैदानी प्रदेश है जिसका नाम है चाईबासा का मैदान। क्या नाम है? चाईबासा का मैदान। इसके बाद चाईबासा के मैदान के नीचे यह जो भाग है इसका नाम है कोल्हान उच्च भूमि। कोल्हान उच्च भूमि। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यह देखिए यह भाग जो है इसका नाम है ढालभूम। ढालभूम का पठारी प्रदेश। ढालभूम का पठारी प्रदेश। इसके बाद यहाँ से एक नदी बहती है जो झारखंड की काफी महत्वपूर्ण नदी है और एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किसी नदी की सहायक नदी नहीं है। यह है स्वर्णरेखा नदी घाटी प्रदेश। स्वर्णरेखा नदी घाटी प्रदेश। स्वर्णरेखा नदी घाटी के उत्तर में पुनः एक उच्च भूमि का क्षेत्र आता है जिसका नाम है दालमा का क्षेत्र। दालमा, दालमा का क्षेत्र हाथी अभयारण्य के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है और इसके ऊपर जो है एक महत्वपूर्ण मैदानी प्रदेश है जिसका नाम है पंच परगना का मैदान, जो आगे जाकर पश्चिम बंगाल में मिल जाता है। पंच परगना का मैदान। तो हम देख रहे हैं कि दक्षिणी निम्न भाग को हम लोग कितने भागों में बांटे? 10 भाग में। पहला शंख नदी, दूसरा दक्षिणी कोयल नदी का क्षेत्र, तीसरा जो है इसका नाम है कोरहाट की पहाड़ी, यह क्षेत्र है सारंडा का क्षेत्र, यह है चाईबासा का मैदानी क्षेत्र, यह भाग है F नंबर, इसका नाम है कोल्हान उच्च भूमि, यह G हो गया ढालभूम का क्षेत्र, H हो गया स्वर्णरेखा नदी घाटी का क्षेत्र, I हो गया ढालभूम का क्षेत्र और इसके ऊपर पंच परगना का मैदान। इतना भाग हम लोग अध्ययन कर लिए। अब हमारे पास बच गया सिर्फ यह भूभाग जिस भौतिक प्रदेश को हम लोग को पढ़ना है और यह इस भौतिक प्रदेश का नाम है संथाल परगना उच्च भूमि का क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर एक भाग और छूटा हुआ है, यह चौथा नंबर, पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यह है दामोदर बराकर नदी घाटी का क्षेत्र। यहाँ से दामोदर नदी और ऊपर से बराकर नदी बह रही है। यहाँ पर जो क्षेत्र बन रहा है इसका नाम है दामोदर बराकर नदी घाटी का क्षेत्र। चौथा दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र। इसको भी दो भागों में बांटेंगे, दामोदर क्षेत्र और बराकर क्षेत्र। दामोदर नदी का क्षेत्र और बराकर नदी का क्षेत्र। हम जानते हैं कि बराकर नदी जो है वह दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है और दामोदर नदी से पश्चिम बंगाल में जाकर विशेषगढ़ में जाकर मिलती है और आगे जाकर दामोदर पुनः फाल्टा के पास हुगली में मिल जाती है और हुगली के सहारे यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और अगला है 5वां नंबर संथाल परगना उच्च भूमि का क्षेत्र। परगना उच्च भूमि का क्षेत्र जिसकी औसत ऊंचाई कहीं भी 70 से 300 मीटर से अधिक नहीं है। 300 मीटर से अधिक नहीं है। इसको पुनः हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक राजमहल का क्षेत्र और दूसरा अपर्दित क्षेत्र। कौन कौन सा है? राजमहल का क्षेत्र और दूसरा अपर्दित। तो इस प्रकार से यह राजमहल का भूभाग है, यह राजमहल का क्षेत्र है, राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, और इसके इधर का भाग जो है वह अपर्दित भूभाग है। अपर्दित भूभाग है राजमहल और राजमहल का यह भाग जो उच्च भूमि का क्षेत्र इधर का भाग, और यह भाग जो है दो भाग में, यह देवघर अपर्दित क्षेत्र है और यह जो हो गया अजय मोड़ बेसिन का क्षेत्र। इस प्रकार से झारखंड के फिजिकल डिवीजन को हम इस मैप के थ्रू पढ़ेंगे और ये चार्ट बना दें तो किसी भी एग्जाम में आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी, अच्छे मार्क्स आपको आएंगे, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो या पीटी का एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। इस पूरे पांचों प्रदेश की विस्तृत व्याख्या में अगले क्लास में इसके पार्ट 2 में